के साथ आप 3 दिन जमा कर लें। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिया जाए जिसमें आपको येस्टरडे दिया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, सेम इस तरह का स्टेटमेंट हो, तो येस्टरडे वाले जो भी दिन हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, उसके साथ आप लोगों ने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं। ये आसान तरीन ट्रिक है, बजाय इसके कि आप कैलकुलेशन करने लग जाए और आप उंगलियों से सॉल्व करने लग जाए, डायरेक्ट 3 दिन जमा कर लें, आसान सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल ऑफ हार्ट के अंदर आपको पता है वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास एओर्टिक वाल है। एओर्टिक वाल क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि एओर्टा ने पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करना होता है, तो ये इतना प्रेशर लगाता है जिससे ब्लड पूरे जिस्म में पहुंच जाए। तो यह जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो वाल होगा वो भी उतना मजबूत होगा जो इतने ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, एक मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस आर्टरी में सब। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइट फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक पास पेपर भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओरिजिनल पेपर जो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस है वो भी दिखाऊंगा और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है, फिर इसके बाद तकरीबन 20 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं जिसकी डिटेल आगे मैं दूंगा, तो उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम उनको बताएंगे कि उन्होंने किस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, हम लास्ट डेट्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि तैयारी के लिए हमें टाइम भी ज्यादा मिले और इससे पहले आपसे जो लड़कियां होगी तो वो भी अपना टेस्ट दे के आ जाएगी, तो उनकी एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो समटाइम एक्सपीरियंसेस से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और बाकी उनको हम जिस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने हमारी एकेडमी से तैयारी करनी है तो उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम उनको तरीकेकार भी बताएंगे और उनको डेट भी बताएंगे कि कब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न बताता जाऊँ। आप लोगों के टेस्ट के अंदर देखिए 4 पोर्शन होते हैं। एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, तीसरा आपका है एकेडमिक, चौथा है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। आपके वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। इस वीडियो के अंदर मैंने वर्बल के क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्वेश्चन आते हैं। फिर नॉन वर्बल के आपके 64 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। एकेडमिक के लिए 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और पर्सनालिटी टेस्ट के 150 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। आपका टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर आपसे टेस्ट लिया जाता है और रफ वर्क के लिए कोई पेज या बल्क पॉइंट अलाउड नहीं है। ठीक है, और आपका एक ही दिन ये इनिशियल टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल सब कुछ एक ही दिन होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका टेस्ट स्ट्रक्चर है। बाकी वर्बल और नॉन वर्बल का रिजल्ट एक साथ आता है। जब आप वर्बल और नॉन वर्बल पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए एकेडमिक टेस्ट ओपन होता है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर लास्ट में पर्सनालिटी टेस्ट आपके लिए ओपन हो जाता है। तो ये ओवरऑल आप लोग का टेस्ट पैटर्न है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, और ये 2024 का जो टेस्ट पैटर्न है उसी के मुताबिक मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बाकी इनिशियल टेस्ट जो है ये 20 अगस्त से तकरीबन स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो फिर आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर ले तो आपको कोई भी रैंडम डेट दिया जा सकता है और उस डेट को आप लोगों ने जाना होता है अपने टेस्ट के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम 2023 का जो ओरिजिनल पास पेपर है, जो स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा और उसके बाद हम उस एक्सपीरियंस को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि इसको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। हर चीज इसके अंदर हम आपको बताएंगे, वर्बल, इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाती है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो आपने दोनों वीडियोस देखनी है। इसके अलावा एएफएनएस के ऊपर इससे पहले भी तकरीबन मैं कुछ 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसमें गाइडेंस भी है, क्वेश्चंस भी है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी लाजमी देखें। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक्सपीरियंस है हमारी, एक स्टूडेंट ने शेयर की थी लास्ट ईयर 2023 का एक्सपीरियंस है। इस तरह से उन्होंने शेयर किया था। ये देखें, उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा कि वर्बल के सारे क्वेश्चंस आपके बताए गए 100 क्वेश्चंस जो कि हमारे वर्बल के नोट से वही वहां से आए थे। ठीक है, ये भी मैं आपके साथ इन्हीं वीडियोस के अंदर टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। ठीक है, बाकी देखिए ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये अभी एकेडमिक उनके टेस्ट में। ठीक है, ये एकेडमिक पोर्शन है। तो हम जो वीडियो लेक्चर्स है जो अभी मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इस एकेडमिक पोर्शन को और इस वर्बल को जो मैंने इनको 100 क्वेश्चंस दिए थे, इनको हम टाइम टू टाइम इस तरह करते रहेंगे। ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को मैं 2 वीडियोस में सॉल्व करूंगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से हम सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि बस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, तो बस मैंने कह दिया कि फ्लैजेला तो प्लांट में प्रेजेंट नहीं है, काइटिन प्रेजेंट नहीं है, नहीं, बिल्कुल डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये यहाँ से एमसीक्यू आया है कि रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है, आरबीसीज रेड क्यों होते हैं। तो ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि हेमोग्लोबिन, पूरा हेमोग्लोबिन भी पढ़ेंगे क्या है, तो मींस डिटेल्ड के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट में ना आ जाए बल्कि यहाँ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए, तो फिर अगर वो क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे। तो इसलिए ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पिछले सालों में भी आ चुके हैं, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पेपर्स होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं, ये ओरिजिनल टेस्ट होते हैं। जिस तरह ये देखिए, ये स्टूडेंट ने अपनी ज़बानी टेस्ट शेयर किया, जिस तरह आपका टेस्ट और आप वापस ही पढ़ा कर हमें बता दें कि सर मेरे टेस्ट में ये क्वेश्चन आए थे, तो ये इसी तरह उन्होंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो का हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम हाफ एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा डिफरेंट है? ठीक है, मंकी, एपी, चिंपैंजी और मांडा, इसमें से कौन सा डिफरेंट है?
तो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, मंकी, एपी और चिंपैंजी, ये तमाम बंदर को ही कहते हैं, ठीक है। ये तमाम बंदर को ही कहते हैं। बंदर के डिफरेंट नेम्स है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ नेम्स है। और पांडा तो आप सब जानते हो ये चीज़ें। तो अभी आप मुझे बताइए कि इसके अंदर डिफरेंट कौन सा हुआ? पांडा ही डिफरेंट है, क्योंकि ये मंकी, एपी, चिंपैंजी और ये बेबून, बेबून किसके कहते हैं, ठीक है। अगर बेबून आपको दिखे तो ये सब जो है तो ये मंकी के नाम है, ये सब बंदर के नाम है। मंकी, एपी, चिंपैंजी और बेबून, ये सारे मंकी के नाम है, जबकि पांडा एक डिफरेंट एनिमल है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? पांडा। तो ऑड वन आउट में आप लोगों ने क्या करना होता है, जो मुख्तलिफ चीज होती है उसको पॉइंट आउट करके आप लोगों ने बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इसके अंदर कौन सा डिफरेंट है? तो अभी देखिए यहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट देखिए हाथ में बैट पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए हॉकी है, हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल है, हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए फुटबॉल है, पाँव से खेल रहे हैं। तो कौन सा डिफरेंट हुआ? जाहिर सी बात है फुटबॉल डिफरेंट हुआ, क्योंकि बाकी सब गेम्स जो है ना तो ये हाथ से खेले जाते हैं और फुटबॉल जो है तो ये पाँव से खेला जाता है। तो इसलिए आप लोग का डिफरेंट कौन सा हुआ? फुटबॉल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर आप लोगों से एक इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। जिस तरह देखिए फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? 28। तो इसी तरह आप बताएं कि पूरे साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। तो आपका आंसर क्या होगा? 7, ठीक है। 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। इसके अलावा 4 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज होते हैं और 1 महीना ऐसा है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं। तो ये तो आपके आंसर्स हो गए। अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? 28। और याद रखिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। ये नाम भी याद रखिए, लीप ईयर। लीप ईयर कितने साल बाद आते हैं? लीप ईयर आता है हर 4 साल बाद। उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि लीप ईयर कितने साल बाद आते हैं? तो 4 साल बाद। लीप ईयर में फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? 29, ठीक है। तो इस तरह देखिए 30 डेज वाले महीने कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 31 डेज वाले महीने कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अभी मुझे ये बताएं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 7। अगर आपसे ये पूछे कि लेट सपोज अगस्त के अंदर कितने डेज है, तो आप लोग क्या बताओगे? वहां पे तो फिर आपसे बात फिसल जाएगी ना कि मीन्स अभी इसको किस तरीके से याद करना है कि कौन से महीने के अंदर कितने दिन है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के लिए दिया है, क्योंकि कोई भी चीज याद करना मुश्किल नहीं है, आसान है, जस्ट उसके ट्रिक्स चाहिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोगों ने दोनों हाथ करने हैं। तो ये देखिए ये आपके हाथ की उंगलियां है ना, तो ये उंगलियों के दरमियान में जो आपको डिप्रेशन दिख रही है, सबसे पहले ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये अगर आप इस तरह कर ले तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये डिप्रेशन जो है ये आपका 28 हो जाएगा। फिर ये सारे डिप्रेशन जो है 30। फिर इसी तरह ये भी 30 है, ये भी 30। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अभी देखिए आप आसानी से कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कोई कि आप लोगों ने जस्ट ये भी कवर करना होता है कि मेरे लेफ्ट हैंड में अगस्त से इस महीने स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और यहाँ जनवरी से, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो इसकी मदद से आप आसानी से बता सकते हो कि कौन से महीने के अंदर कितने डेज होते हैं। अभी लेट सपोज आपसे कोई नवंबर का पूछे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बता दें कि नवंबर के अंदर तो इतने दिन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। बाकी ओवरऑल 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज है, 4 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज है, फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, हर 4 साल के बाद लीफ ईयर आता है, उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो जब भी आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको येस्टरडे दिया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो कि डे आफ्टर टुमारो को कौन सी दिन होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है? येस्टरडे के साथ सिंपली आप लोगों ने 3 दिन और जमा करने हैं। अभी देखिए येस्टरडे यहाँ पे हमारे पास क्या है? संडे है। तो संडे के साथ हम 3 दिन और जमा कर लेंगे। तो देखिए पहला दिन जमा करने से क्या हो जाएगा? मंडे। दूसरा दिन जमा करने से क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तीसरा दिन जमा करने से क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो अभी आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि इफ यस्टरडे वाज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो वेडनेसडे के साथ आप 3 दिन जमा कर लें। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिया जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, सेम इस तरह का स्टेटमेंट हो, तो यस्टरडे वाले जो भी दिन हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, उसके साथ आप लोगों ने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं। ये आसान तरीन ट्रिक है, बजाय इसके कि आप कैलकुलेशन करने लग जाए और आप उंगलियों से सॉल्व करने लग जाए, डायरेक्ट 3 दिन जमा कर लें। आसान सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल ऑफ हार्ट के अंदर आपको पता है वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास एओर्टिक वाल। एओर्टिक वाल क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि एओर्टा ने पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करना होता है, तो ये इतना प्रेशर लगाता है जिससे ब्लड पूरे जिस्म में पहुंच जाए। तो यह जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वाल होगा वो भी उतना मजबूत होगा जो इतने ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सके, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, एक मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस आर्टरी में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तो आपके पास एओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी आर्टरी में होता है? एओर्टा में, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट कौन सा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, अगर आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द हार्ट, तो आपका क्या होगा? एओर्टिक वॉल। बाकी ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, आप लोग यहाँ पे इसको समझे। ये मैं यहाँ पे आपको आसानी के लिए ड्रा कर लेता हूँ। ये यहाँ पे देखें, लेट सपोज ये आपके पास हो गया राइट एट्रियम, ठीक है। ये आपके पास हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपके पास हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये आपके पास हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें
आपके पास एक वाल यहाँ पे होता है, 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 ठीक है। इसने ब्लड कहाँ पे देनी होती है, इसने ब्लड देनी होती है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में। और लंग्स में ब्लड कहाँ पे लानी होती है, यहाँ पे लानी होती है, ठीक है, यहाँ पे लानी होती है। और इसने ब्लड कहाँ पे देनी होती है, पूरी बॉडी में। तो ये आप ये डायग्राम अपने साथ याद रखें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम से ये कौन सा वाल है, ये वाल है ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड। तो याद रखें, आपसे पूछा जाएगा कि द वाल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ट्राइकस्पिड वाल। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, तो ये क्या है, ये पल्मोनरी वाल है, ठीक है, ये पल्मोनरी वाल है। फिर लंग्स में जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे भी एक वाल है जिसको क्या कहते हैं, माइट्रल वाल, ठीक है, माइट्रल। ये डायग्राम अपने साथ बना ले, फिर आपके लिए इंतहाई आसान होगा। फिर यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे जो वाल होता है इसको कहते हैं एओर्टिक वाल, ठीक है, एओर्टिक वाल। तो ये देखिए कितना इजी तरीके से मैंने सारे वाल्स आपको समझा दिया, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, स्ट्रॉन्गेस्ट वाल ऑफ द हार्ट तो एओर्टिक वाल, ठीक है। तो देखिए मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आ जाती है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में राइट साइड पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, एक वाल्व होता है दरमियान में, ये आपको वाल्व दिख रहा है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर यहाँ देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ब्लड जाने के लिए एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। फिर यहाँ से ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, देखिए लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं हम माइट्रल वाल्व। पर आपसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है एओर्टा में, एओर्टा के अंदर वाल्व होता है, इसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो ये डायग्राम अपने साथ बना लिया। आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द वाल प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लंग्स इज, तो पल्मोनरी वाल्व। द वाल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, माइट्रल वाल्व, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे होगा, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑप्शंस भी दिए हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगा, ये इसका अपना फार्मूला है, उससे सॉल्व होता है, आप लोगों ने पर इसको करना है। यहाँ पे देखिए अगर आप, ये आपके पास रेंज है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। लेट्स सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं और आप एक स्टोन को इधर फेंक रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये इस डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप 15 डिग्री पे फेंकोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अगर आप 30 डिग्री पे फेंकोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अगर आप 45 पे फेंकोगे तो देखिए सबसे दूर आएगा, ठीक है। तो आपके पास किस एंगल पे सबसे ज्यादा रेंज होगा, 45 डिग्री पे। और अक्सर आपसे यह भी पूछा जाता है कि कौन सी एंगल्स पे आपके पास रेंज सेम होगी, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो एंगल्स को आप आपस में जमा कर लेते हैं और उससे 90 आ जाते हैं तो उसके ऊपर रेंज सेम होगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर मैंने दिए भी है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें ये 30 है और ये 60 है, ये 60 का यहाँ पे आ रहा है और 30 का भी यहाँ पे आ रहा है। तो देखें 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, तो इन दोनों का रेंज सेम होगा। अगर मैं आपको कहूँ ना कि 45 प्लस 45 तो इसका भी रेंज सेम होगा। अगर लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि 50 प्लस 40 डिग्री तो इसका भी रेंज सेम होगा, 50 और 40 का रेंज सेम होगा। तो उन एंगल्स पे आपके पास रेंज सेम होता है जिससे आपके पास 90 आता है, और इसको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। याद रखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऑन विच एंगल द रेंज रिमेन द सेम, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपके पास रेंज सेम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में और आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में रिपीट हो चुका है, खासकर 2022 में और 2023 में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आप मसल को स्ट्रेच करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, तो आपके पास क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मसल के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मसल के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मसल के अंदर एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, ठीक है। ग्लाइकोजन इसका जो एनर्जी रिजर्वायर है वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। बाकी आपको मैंने ये भी बताया मसल से रिलेटेड कि मायोग्लोबिन इसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। और एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी, ठीक है, एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर अर्थ सडनली रोटेशन स्टॉप कर दे तो मैक्सिमम वेट ऑफ द बॉडी कहां पे होगा, देखिए। तो अगर अर्थ अपना रोटेशन स्टॉप कर ले, अभी देखिए इस क्वेश्चन को आप देखें, ये भी इनिशियल टेस्ट में आया है, तो क्या आपको इजी क्वेश्चन लग रही है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग यूट्यूब वाली वीडियोस के ऊपर ध्यान ना दें, हमारे चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, उन वीडियोस को देखें, अच्छी तरीके से देखें, बार बार देखें और अपने साथ क्वेश्चन नोट करते जाइए। यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे इंशाल्लाह, जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो बाकी आसान के चक्कर में आप लोगों ने नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप आसान क्वेश्चन देखोगी तो आपकी तैयारी भी आसान ही होगी, तो फिर वहां से आप लोगों का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या है, आपके पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो इक्वेटर पे सेम रहेगी, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम वेट कहां पे होगा, मैक्सिमम वेट आपके पास इक्वेटर पे होगा, ठीक है। इक्वेटर पे मैक्सिमम वेट होगा और पोल्स के ऊपर वेट आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अर्थ सडनली स्टॉप कर ले रोटेशन तो आपके पास इक्वेटर के ऊपर जो है वेट हो ज्यादा होगा और पोल्स के ऊपर वेट आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर अर्थ सडनली स्टॉप कर ले रोटेशन तो आपके पास मैक्सिमम वेट कहां पे होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ जी जो है ये इक्वेटर पे इंक्रीज होती है, तो इसलिए बॉडी का वेट जो है ये इक्वेटर पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप करे तो वैल्यू ऑफ जी जो है इक्वेटर के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए वेट हमारे पास किसके बराबर है, मास इंटू ग्रेविटी। तो जब जी ज्यादा हो गई तो इसलिए हमारे पास वेट भी ज्यादा हो जाएगा। और पोल्स के ऊपर आपके पास क्या है, वेट रिमेन द सेम, ठीक है, कोई असर नहीं होगा, पोल्स के ऊपर वेट सेम रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जी से रिलेटेड में दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास और रेडियस, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास ऑफ द अर्थ के ऊपर और रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अगर आप इक्वेटर से जाओगे पोल की तरफ तो मास के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। लेट सपोज आप जा रहे हो इक्वेटर से पोल की तरफ तो मास का क्या असर होगा। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेटर नजर आ रहा है, लेट सपोज आप यहाँ से जा रहे हो यहाँ पे पोल की तरफ जा रहे हो तो आप क्या असर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो मुझे बताइए कौन सा रेडियस ज्यादा है। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है ना, क्योंकि अर्थ का शेप जो है ना तकरीबन कुछ इस तरह का है ना, अर्थ कुछ इस तरह का है। तो देखिए ये आर और ये आर कौन सा ज्यादा है, R1 R2 ज्यादा है, तो इसलिए इक्वेटर के ऊपर रेडियस ज्यादा होता है। तो देखिए अगर रेडियस इक्वेटर के ऊपर ज्यादा है तो मुझे बताया यहाँ से कि ग्रेविटी क्या हो, जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू कम होगी। तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे आपके पास लेस होगी, और अगर आप पोल्स के ऊपर जाओगे तो आर की वैल्यू कम है, तो इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो वेट के साथ क्या होगा, वेट किसके बराबर है, मास इंटू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू जब इंक्रीज होगी पोल्स के ऊपर तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप इक्वेटर से, ये देखिए ये इक्वेटर है, अगर आप इक्वेटर से जाओगे पोल्स की तरफ तो आपके साथ तो वेट का क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अर्थ का जो रेडियस है इक्वेटर पे ये ज्यादा होता है, रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी, पोल्स के ऊपर रेडियस कम है तो इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर पोल्स के ऊपर वेट जो है वो क्या होगा, वेट मैक्सिमम होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगर आपसे ये पूछे कि आप पोल्स से जाओगे इक्वेटर की तरफ तो आपके पास वेट क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा, और अगर इक्वेटर से जाओगे पोल्स की तरफ तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये देखो क्वेश्चन अपने साथ सेव कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कहते हैं। इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करते हैं, रेडियस के ऊपर, मास के ऊपर, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी ये इसका फार्मूला है। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये मास के ऊपर और रेडियस के ऊपर असर कर रहा है। जी की वैल्यू अर्थ पे क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि मून के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, ये 2020 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मून के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ से कितनी टाइम कम है, तो 6 टाइम्स अर्थ से कम है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2023 में कि जी की वैल्यू मून पे कितनी टाइम कम है अर्थ से, तो 6 टाइम कम है। इसके अलावा ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे कितनी होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि वहां पर आपके पास रेडियस 0 हो जाएगा। रेडियस 0 हो जाएगा तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वहां पर आपके पास वेट क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो याद रखें मास क्या है, मास तो हर जगह पे रिमेन द सेम होगा, ठीक है। मास हर जगह पे कांस्टेंट होगा। तो अगर आपसे पूछे कि मास ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ तो आपका आंसर क्या होगा, रिमेन द सेम। अगर आपसे पूछे कि वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी आपके पास क्या होगा, चेंज होगा, और सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना होगा, 0। और अगर आपसे पूछे कि अर्थ पे वेट ज्यादा होगा या मून पे, तो कहां पे ज्यादा होगा, अर्थ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए। बाकी देखिए 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, तो ये 746 वाट्स के बराबर है, एक यूनिवर्सल वैल्यू आपने याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि एक कैलोरी किसके बराबर है, तो 4.18 जॉल, ठीक है। तो कैलोरी को अगर आप जॉल में कन्वर्ट करोगे तो उसका कन्वर्जन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल, और ये 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवोगाड्रो नंबर किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है एवोगाड्रो नंबर क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए कि 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 मोल। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 ग्राम। और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, या 1 मोल अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जुवेनाइल का सिनोनिम क्या है, तो जुवेनाइल कहते हैं नाबालिग को, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स आपके पास क्या हो जाएगा, एडोलसेंट, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम होगा। सिनोनिम्स हमारे जो एक पीडीएफ है उसके अंदर तकरीबन मैंने कुछ 50 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स को ऐड किया। तो अगर आप लोग सिर्फ वो कर लेते तो आपके लिए मोर देन एनफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो इतने हैं कि अगर आप हर वर्ड देखोगे तो अभी मैच्योर का भी सिनोनिम और एंटोनिम है, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन का भी सिनोनिम और एंटोनिम है, क्वेश्चन का भी है। तो सब हर वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम तो सबको आप याद नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमारे पास एक पीडीएफ है उसके अंदर तकरीबन 50 वर्ड्स है, आप सिर्फ वो याद कर लें, वहां से आपके सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ को, एक जैसे मीनिंग वाले अल्फाज, और एंटोनिम किसे कहते हैं, मुतजाद, जिसके मीनिंग डिफरेंट हो, उलट हो। बाकी देखिए विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट में क्या प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए काइटिन क्या, ये काइटिन तो आपके पास जो फंगल है, फंजाई है, उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा गया है 2021 में कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन फंजाई सेल वॉल इज, और फंजाई के अंदर देखिए सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं जो वर्ड्स आपको बता रहा हूं एक एक वर्ड को समझे। फ्लैजेला क्या है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन, इसके अंदर ये मूवमेंट करता है। सेल्यूलोज क्या है, तो मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट अर्थ पे प्रेजेंट है। तो ये आपका पास क्या है, सेल्यूलोज। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा एएफएनएस का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको उसकी डिटेल्स दूंगा। हमारा जो पेड कोर्स है तो उसके रिलेटेड सबसे पहले हम आपको वर्बल नॉन वर्बल टीच करवाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ 90 आप लोगों ने किस तरीके से मालूम करना है, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि एक महीने की 2 तारीख को संडे है तो आप बताइए कि 25 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो इसके मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाए थे। तो इसी तरह वर्बल और नॉन वर्बल के मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। उन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको टू द पॉइंट नोट्स देंगे और लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। बाकी
सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल हम 300 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे सेम टू सेम यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। यहाँ से 84 क्वेश्चन आपके वर्बल के और 64 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल के, इन्हीं 300 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से पढ़े होंगे। अगर पहले से आप लोगों ने पढ़े होंगे, शॉर्टकट्स उनके आपको पता हो, तो मुझे बताइए क्या वो टेस्ट के अंदर आप लोगों के लिए सही करना मुश्किल है आसान? इंतहाई आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले से सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, उनके आंसर्स तक आपको याद होंगे। तो वहां पर आप लोग ना तुक्का लगाओगे, और अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट भी करोगे तो जल्दबाजी में आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंफर्म याद होगा। तो इसलिए ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी देखिए वर्बल नॉन वर्बल आपका मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखिए 64 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के, 84 क्वेश्चंस वर्बल के, अगर ये दोनों मिलाए तो 150 से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अक्सर लड़कियां कहती है कि वर्बल नॉन वर्बल आसान है, ये हमें आते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें जस्ट एकेडमिक चाहिए। एकेडमिक के सिर्फ 50 क्वेश्चन है और वर्बल नॉन वर्बल के तकरीबन 150 क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने यहाँ पर 150 नंबर ले लिए और एकेडमिक के 50 में से 40 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए तो उसके टेस्ट में 190 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्बल नॉन वर्बल सबको आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका मुकाबला होता है टाइम के साथ, वहाँ पे कम टाइम में आप लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे फिर आप लोग फंस जाते हैं, वहाँ पर फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसलिए सबसे पहले वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से और जल्द सॉल्व कर सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे आपके वर्बल के 100% क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। और सारे के सारे वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट करने हैं, तो वर्बल की कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे आपका टाइम के साथ मुकाबला होता है। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे, जिस तरह ओरिजिनल आपका टेस्ट होता है उसी तरह से प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, ताकि आपका पहले से प्रैक्टिस हो जाए कि मैंने किस तरीके से टेस्ट देना है। तो बाकी रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे नोट्स हैं, ये देखिए ये नॉन वर्बल के सेलेक्टेड नोट्स हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट के नोट्स है, ठीक है, जिसके 150 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। और ये वर्बल के नोट्स है, इनके अंदर ट्रिक्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको लेक्चर्स देंगे, वेबसाइट के थ्रू हम आपको पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको ये लेक्चर नोट्स देंगे, इसको आप स्टडी करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी तैयारी होगी। फिर उसके बाद एक डियर स्टूडेंट्स एकेडमिक की तरफ हम आते हैं। तो एकेडमिक में आपका FSC का कोर्स है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका इंक्लूडेड हो। तो आप मुझे बताएं क्या ये 2 सालों का कोर्स आप अभी इस 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो? नहीं कवर कर सकते। इन 2 सालों के अंदर अगर आप चैप्टर्स काउंट कर ले तो 70 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं, और आपके फाइनेंस के एकेडमिक में सिर्फ 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप मुझे बताएं क्या 50 MCQs के लिए 2 सालों का कोर्स या 70 चैप्टर्स पढ़ना आप लोगों को अच्छा लग रहा है? क्या ये पॉसिबल है और क्या आप लोग इसको सही तरीके से कर सकोगे? वर्ड बाय वर्ड आप लोग को चैप्टर याद होगा? नहीं होगा। दूसरी बात यह कि आपको क्या पता कि MCQs किस तरह से आएगा। हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने कोई टेस्ट ना दिया हो आर्मी से रिलेटेड, तो आर्मी के तो MCQs का लेवल डिफरेंट है बाकी। तो इसलिए अगर आप ये पूरे FSC का कोर्स पढ़ भी लेते हो, लेट्स सपोज कोई ऐसा MCQ आए जिसका फिर आपको आइडिया ही ना हो, तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने अभी टाइम इसके ऊपर ज़ाया नहीं करना, इन 2 सालों के कोर्स के ऊपर अभी टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं है और ना भी आप इसको कर सकते हो। बल्कि हम आपको सेलेक्टेड MCQs देंगे, और ये जो है ये कोर्स सबके लिए मुश्किल होगा। तो हम आपको सेलेक्टेड MCQs देंगे और ऑनलाइन आपके साथ क्लासेस देंगे। जिस तरह भी मैंने ये लेक्चर लिया, कितने इंटरेस्टिंग लेक्चर लिया, हर चीज आपको समझे। तो इस तरह से हम लेक्चर्स देंगे। तो अगर आप सिर्फ हमारे वो लेक्चर्स देख लेते हो, तकरीबन हमारे 100 पेजेस के नोट्स हैं, अगर सिर्फ आप वो कर लेते हो तो आपका एकेडमिक सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो फिर आपको 2 सालों के कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आप लोगों ने करनी है। अगर आप हमारे लेक्चर्स और ये 100 पेजेस के नोट्स कवर कर लेते हो तो 50 से 50 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप 2 सालों का कोर्स पढ़े जिसमें 70 से ज्यादा चैप्टर है और फिर भी आपसे MCQ गलत हो, ये बहुत अच्छा है कि आप कम टाइम में लेक्चर्स पढ़े और फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे नोट्स हैं वो पढ़े। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी आपकी हेल्प करेगी। बाकी ये देखिए ये हमारे एकेडमिक के नोट्स है, ठीक है, ये भी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लेक्चर्स देंगे, फिर आप लोगों ने लेक्चर्स जो पढ़ लेते हो यहाँ पे आप लोगों ने नोट्स इनको रिवीजन करनी होती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ये कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हो, इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इसके अंदर देखिए हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, पढ़ाएंगे भी, नोट्स भी देंगे, एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी होगी, पिछले 5 साल के पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना होता है उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे। टीचर आपके साथ होगी, अगर किसी चीज़ की समझना है तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप करके बाय कर सकते हो। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 10,000 है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया और ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास 50 सीट्स पूरे हो जाए, इसमें भी कुछ एडमिशन हो रहे हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, मेरे ख्याल में कुछ 15 से 20 सीट्स बाकी है, तो फिर हम आपसे 10,000 नॉर्मल फी चार्ज करेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। वस्सलाम।